हेलो साथियों, आज अपन आपके साथ आगाज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। अपन ने बहुत सारे पिछले अध्याय में जो अध्ययन कर लिया था और इसके बाद अपन बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में आगे की बात, क्योंकि अपन ने देख लिया था कि भोजन के जो घटक थे उसको अपने अग्नाशय रस पेनक्रियाज जूस के द्वारा उसको छोटे घटकों में तोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद और अपने छोटे छोटे कणों में तोड़ना है, इसलिए उसको छोटी इकाई में तोड़ने के लिए अपन उसमें सकस एंटेरिकस इसका प्रयोग करते हैं। जो आंतरस का नाम क्या है? सकस एंटेरिकस के नाम से भी उसको जाना जाता है, सकस एंटेरिकस। इस सकस एंटेरिकस का प्रयोग करते हैं जिसको आंतरस कहते हैं। इस आंतरस का अब भोजन के घटकों के ऊपर अपन प्रयोग करते हैं। अब देखना, सकस एंटेरिकस है ये लाइबरकुन की दरारों से, जो गॉबलेट सेल है इनसे निकलने वाला श्लेष्मा और जो हमारी ब्रूनर ग्रंथियां है छोटी आंत के अंदर, इनसे निकलने वाले श्लेष्मा मिलकर सकस एंटेरिकस का बनाते हैं। अब देखना, लाइबरकुन की दरारें, जो ये लाइबरकुन की दरारें हैं इनसे जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स निकलता है, ये जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स निकलता है इनमें प्रमुख रूप से एंजाइम्स कौन कौन से हैं? एक तो है डाईपेप्टाइडेज और दूसरा है डाईसैकेराइडेजेस। और जो तीसरा है वो है लाइपेजेस। क्या नाम है उसका? लाइपेजेस। और फोर्थ नंबर है उसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज और उसके बाद है न्यूक्लियोसाइडेज। इस प्रकार से ये जो एंजाइम्स है ये अटैक करेंगे और अपने अपने घटकों का, अपने अपने साथियों का ये छोटी इकाइयों में तोड़ने का कार्य करेंगे। अपन देखना, अब है जो है डाईपेप्टाइडेज, ये किस तरह से कार्य करता है। अपन ने देखा कि जो पेनक्रियाटिक जूस है, अग्नाशय रस, इनके द्वारा जो प्रोटीन है वो डाईपेप्टाइड में टूट गया था और डाईपेप्टाइड में टूटने के बाद इसमें अब ये जो एंजाइम्स है वो अटैक करेगा। अब देखना, जो डाईपेप्टाइड है इसमें तो ये टूट गया था प्रोटीन, और इस प्रोटीन इसमें टूटने के बाद इस पे अटैक करेगा कौन? ये डाईपेप्टाइडेज, आंतरस सकस एंटेरिकस डाईपेप्टाइडेज। और ये डाईपेप्टाइडेज अटैक करेगा, ये पीएस कौन सी होगी इसकी? ये 7.8, जो 7.5 से 8.5 तक ये इनकी पीएस रहेगी इस रस की, और ये अटैक करेगा। ये अटैक करने के बाद इसको तोड़ेगा अमीनो एसिड पे। किस में तोड़ेगा? अमीनो अम्ल, क्योंकि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो अम्ल, इन्हीं से मिलके बना होते हैं डाईपेप्टाइडेज है, प्रोटीएज है, ये इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। अब है डाईसैकेराइडेज की बात करते हैं। डाईसैकेराइडेज है ये जैसे माल्टोज को तोड़ने के लिए अलग होते हैं, वो माल्टेज होते हैं। जैसे लैक्टोज को तोड़ने के लिए अलग होते हैं, वो लैक्टेज होते हैं। जैसे जो सुक्रोज को तोड़ने के लिए होते हैं वो सुक्रेज होते हैं। इस प्रकार से ये डाईसैकेराइडेजेज होते हैं, इनकी बात करते हैं। अब देखना, अपन डाईसैकेराइडेजेज की बात करते हैं तो अब यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है किसकी? माल्टोज की। अपन लेते हैं किसको? माल्टोज को। ये जो माल्टोज है ये डाईसैकेराइड है। डाईसैकेराइड क्यों है? इसमें दो इकाइयां जुड़ के ये बना हुआ है। तो दो इकाइयां कौन कौन सी है? इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके माल्टोज का निर्माण करते हैं। तो इस पे जो डाईसैकेराइडेज है वो कौन सा कार्य करेगा? इसमें माल्टेज कार्य करेगा। कौन सा करेगा? इस पे माल्टेज कार्य करेगा। ये पीएस तो सेम की सेम ही रहेगी, इस पे काम करेगा माल्टेज। इस पे काम कौन करेगा? माल्टेज करेगा। ये माल्टेज कार्य करेगा और इसको तोड़ेगा किसमें? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसमें इसको तोड़ेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे घटक की, और दूसरा घटक वो कौन सा घटक जिसकी बात करते हैं? वो उसकी बात करते हैं सुक्रोज की। इस सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज में अब
कौन से दो घटक होंगे और कौन सा इस पे जो है एंजाइम्स अटैक करेगा, इस पे एंजाइम्स अटैक करेगा, वो करेगा सुक्रेज। कौन सा करेगा? सुक्रेज। और सुक्रेज इस पे एंजाइम्स अटैक करेगा तो इसको किस किस में तोड़ेगा? इसमें इसको तोड़ेगा, देख लेना साथियों, एक तो आएगा ग्लूकोज और एक आएगा सुक्रोज। ये फलों में जो फ्रक्टोज, कौन सी? फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ये टूटेगा। इसके बाद आता है जिसका नाम है लैक्टोज। कौन सी? लैक्टोज। ये जो लैक्टोज है वो किस में टूटेगा? ये लैक्टोज है, इस पे काम करेगा कौन सा? इस पे काम करेगा लैक्टेज। कौन सा? लैक्टेज। ये लैक्टेज इस पे करेगा तो इसको किस किस में तोड़ेगा? एक तो ग्लूकोज तो सारा का सारा आना ही है साथ में, और इसके साथ आएगा कौन सा? गैलेक्टोज। कौन सा? गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज। इस तरह से ये जो है वो घटक टूट जाते हैं। अब देखना, ये तो है क्या? ये तो है डाइसैकेराइड। ये तो है डाइसैकेराइड, ठीक है। और जो ये है ये एंजाइम से, ये डाइसैकेराइडेजेज है। ये डाइसैकेराइडेजेज है ना, ये माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज ये है, ठीक है। और ये छोटे छोटे अणुओं में इसका जो है, जो छोटे इकाइयाँ थी, इसकी यूनिट थी, उसमें ये टूट गया है, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट को अपने तोड़ दिया है। इसके बाद बात करते हैं किसकी? लिपिड, जिसको वसा कहते हैं। अब वसा का किस तरह से जो है अपघटन होगा, इसकी बात करते हैं। अब वसा की बात करते हैं तो अपन वसा को ले लेते हैं और वसा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब देख लेना, जो वसा है इस वसा को किस तरह से तोड़ा जाता है। ये नीचे वाला मैं हटा देता हूँ, जो न्यूक्लिक अम्ल का है वो आगे ले लेंगे अपन। अब जो वसा है ये होती है मोनोसैकेराइड में, क्योंकि अपन ने पीछे बहुत सारी वसा का अपघटन कर दिया था। ये मोनोसैकेराइड जो है ये है मोनोग्लिसराइड में। किस पे है? मोनोग्लिसराइड में। अब मोनोग्लिसराइड में इसको, इसके ऊपर काम करेगा कौन? ये काम करेगा लाइपेजेस, जो है ये काम करेगा लाइपेजेस। जो ये लाइपेजेस काम करेगा तो इसका किस तरह से अपघटन होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो टूटेगा ये 7 pH पर ये कार्य करेगा, 7.5 से 8.5 pH पर कार्य करेगा, सारी ये माध्यम में कार्य करेगा। और ये इसको तोड़ेगा किसमें? फैटी एसिड और इसके साथ तोड़ेगा ग्लिसरॉल। किसमें? ग्लिसरॉल। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में इसको तोड़ने का कार्य करेगा। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में इसको तोड़ने का कार्य करेगा, ठीक है साथियों। इस तरह से ये जो है मोनोसैकेराइड, जो ये मोनोग्लिसराइड है, इसको तोड़ने का कार्य करेगा लाइपेजेस। अब ये तो घटक अपन ने तोड़ दिए हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? इसके बाद जो न्यूक्लिक अम्ल है इसकी बात करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में अपने जो किसमें तोड़ दिया था? न्यूक्लियोटाइड में तोड़ दिया था। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड के ऊपर काम करेगा न्यूक्लियोटाइडेज। जो काम करेगा न्यूक्लियोटाइडेज। ये न्यूक्लियोटाइडेज कार्य करेगा, सेम पीएच पर कार्य करेगा, सारी माध्यम की पीएच पर कार्य करेगा। इसके बाद ये टूटेगा न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइड में टूटेगा। और जो न्यूक्लियोसाइड है इस पे काम करेगा, अपन ने लिखा था ना वो न्यूक्लियोसाइडेज, वो न्यूक्लियोसाइडेज कार्य करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज। और ये न्यूक्लियोसाइडेज इस पर कार्य करने के बाद इसको किसमें तोड़ देगा? इसको तोड़ देगा, एक तो तोड़ेगी ये नाइट्रोजन क्षारक, एक तो आएगा नाइट्रोजन क्षारक जिसके ऊपर बात करेंगे आगे, और एक आएगा इसमें कौन सा? एक साथ में प्लस बनेगी पेंटोज शुगर। कौन सी? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है, ये बनेगा, और एक नाइट्रोजन क्षारक ये बनेंगे। और ये सभी अपने घटकों को सकस एंटीरियक्स के द्वारा जो घटक है सभी का अपन ने पूर्ण रूप से छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ दिया है। अब इसका किस तरह से अवशोषण होगा इसकी बात करेंगे। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरे को लगता है कि ये पूर्ण रूप से घटक का जो अपघटन हुआ है
आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। मैं आपको अच्छी समझाने की कोशिश की है। ठीक है साथियों, तो आगे अपन पार्टीशन की बात करते हैं, किस तरह से इसका अवशोषण होता है। तो देखना साथियों कि किस तरह से अपन इसका अवशोषण करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। भाई ये घटक तो बना दिए, लेकिन घटक को अवशोषण भी करना पड़ेगा ना, ऐसे तो चलेगा नहीं ना। तो इसका अवशोषण किस प्रकार से होगा। देखो अवशोषण क्या होता है। अपन ने सोडियात के अंदर पूर्ण रूप से अपन ने जो डोडियम पार्ट था इसके अंदर आंतरस का अटैक करवा के पूर्ण रूप से घटकों को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ दिया। अब वो पड़े आराम से, उसको कोई अंदर खींचने का कार्य भी करेगा। अब देखना कोई तो सक्रिय रूप से जाएगा, कोई निष्क्रिय रूप से जाएगा, किसी का वाहक की जरूरत होगी। अब वो अलग अलग अपन बात करेंगे। लेकिन अवशोषण क्या होता है कि भोजन के घटक छोटी आंत से रुधिर में मिलना अवशोषण कहलाता है। ठीक है, छोटी आंत में जो घटक है उसका रुधिर में मिलना ये अवशोषण कहलाता है। ठीक है, तो देखो कि जो फूड के घटक है, जो भोजन के घटक है, भोजन घटकों का जो ब्लड में, किसमें, ब्लड में स्थानांतरण, ब्लड में स्थानांतरण क्या कहलाता है, ये अवशोषण कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, किस तरह से अपना अवशोषण इसका कर सकते हैं। अब देखना जो भोजन का जो अवशोषण है ये सबसे ज्यादा कहां से होता है। आगे वाला पार्ट जिसका नाम है जेजिनम, कौन सा, जेजिनम, छोटी आंत का जो जेजिनम पार्ट है इससे सबसे ज्यादा अवशोषण की क्रिया होती है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं किस तरह से अवशोषण होता है। अब अपन थोड़ा बहुत प्रमुख रूप से अंगों की बात कर लेते हैं कि किस तरह से अंगों में किस तरह से पाचन होता है। जैसे मुख है, इस मुख के अंदर जो भी अपन मेडिसिन ड्रग्स लेते हैं उनका अवशोषण होता है, जल का होता है। इसके बाद भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय में जो होता है वो जल के साथ जो लोग शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल का, उनका होता है, और इसके साथ ही विटामिन का भी होता है वहाँ पे। और उसके साथ जो जाता है इसमें जेजिनम में, और वहाँ छोटी आंत के अंदर तो सबसे ज़्यादा पाचन होता है आंत में। और इसके बाद अपन बड़ी आंत की बात करते हैं तो बड़ी आंत में खनिज लवण के साथ जल का अवशोषण होता है। ये प्रक्रिया होती है। अब है वो घटक है किस तरह से, क्या सक्रिय रूप से जाएंगे। सक्रिय रूप उनको कहते हैं जो एनर्जी के साथ जाते हैं, उनको सक्रिय रूप कहा जाता है। और कोई निष्क्रिय रूप है, कोई विसरण के द्वारा है, कोई सुसाध्य माध्यम से। अब किस तरह से उनका अवशोषण होना, अलग अलग प्रक्रिया को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट की। किसकी का बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण। कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, जो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण है वो किस तरह से होता है। जो कार्बोहाइड्रेट की छोटी छोटी रूप है उनका अपन लिखते हैं। पहले तो जो छोटा छोटा रूप कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट का, पहली तो बात करते हैं ग्लूकोज की। किसकी करते हैं, ग्लूकोज। दूसरा है जो है गैलेक्टोज, अपन ने तोड़ा था ना एक, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। और उसके बाद अपन ने बात की थी किसकी, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज के बाद अपन ने एक बात की थी जिसका नाम था जो पेंटोज शुगर। किसकी, पेंटोज शुगर, क्योंकि वो न्यूक्लिक अम्ल में था ना, वो भी एक तरह का क्या था, जो पेंटोज था वो भी एक तरह की कार्बोहाइड्रेट है, पेंटोज शुगर। अब ये जो घटक है इनमें से किस तरह से पाचन हो, जो अवशोषण होगा उनकी बात करते हैं। तो साथियों अपन बात करते हैं सबसे पहले ग्लूकोज की। किसकी बात करते हैं, ग्लूकोज की। और ग्लूकोज के साथ बात करते हैं गैलेक्टोज की। अब देखना जो ये ग्लूकोज प्लस ये जो गैलेक्टोज है, कौन सा, गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, इनका किस तरह से अवशोषण होता है। इनका ज्यादातर मात्रा में जो है सक्रिय अवशोषण होता है। सक्रिय मतलब इनको अंदर खून के अंदर मिलाने के लिए, रक्त के अंदर इनका ट्रांसफर करने के लिए इनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इनका है वो सक्रिय रूप से
किस रूप से? जो है सक्रिय रूप से अवशोषण होगा। सक्रिय रूप में इसके साथ और कौन कार्य करेगा? एक कार्य करेगा सोडियम को ट्रांसपोर्ट। कौन काम करेगा? को ट्रांसपोर्ट। सोडियम को ट्रांसपोर्ट के साथ ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज वो है अवशोषण इसका होगा, और ये सक्रिय रूप से होगा। इसका मतलब इसको एनर्जी की बहुत आवश्यकता होगी। अब देखना, कुछ रूप में, थोड़े बहुत रूप में ये क्या होते हैं? कुछ रूप में ये निष्क्रिय भी होते हैं, कुछ मात्रा में निष्क्रिय भी होते हैं, कुछ मात्रा में क्या होते हैं? निष्क्रिय रूप से भी इनका क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है ना? अब ये अपने बात देख लिए। इसके बाद देखते हैं अपन किसको? फ्रुक्टोज को। किसको देखते हैं? फ्रुक्टोज को। ये फ्रुक्टोज तो आपको पता है फलों में। अब देखना, फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज, ये जो फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज किस तरह से इसका अवशोषण होगा? अब फ्रुक्टोज का अवशोषण के लिए क्या चाहिए? फ्रुक्टोज का अवशोषण के लिए सुसाध्य विसरण चाहिए। क्या चाहिए? सुसाध्य विसरण। सुसाध्य विसरण की जरूरत होती है, और इसको वाहक की जरूरत होती है। साथ में इसके चाहिएगा वाहक, इसको ले जाने वाला, इसका साधन चाहिएगा। इसको क्या चाहिएगा? इसको ले जाने वाला, ऊपर बैठा के इसको अंदर से ले जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए वाहक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वाहक की आवश्यकता होती है। अब देखना, जो ये पेंटोज शुगर है, किसकी बात करते हैं? अब ये पेंटोज शुगर रहेगी। इस पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो ये पेंटोज शुगर बेचारा निष्क्रिय रूप से आराम से, इसको कोई जरूरत नहीं, किसी की ये परवाह नहीं करता, वो आराम से अपने चुपचाप अंदर चला जाता है निष्क्रिय रूप से। ये कोई मांग नहीं करता मेरे को एनर्जी दो, मेरे को एनर्जी दो। बेचारा कहेगा कि मैं तो वैसे ही न्यूक्लिक अम्ल से आया हूं, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे प्रोटीन की। किसकी बात करते हैं? प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन है इसका किस तरह से अवशोषण होता है? अरे प्रोटीन का अवशोषण तो वो उसी तरह होता है जिस तरह अपने ग्लूकोज और गैलेक्टोज का अवशोषण करते हैं। जिस तरह से अपन ग्लूकोज और गैलेक्टोज का अवशोषण करते हैं, सक्रिय रूप से अवशोषण करते हैं, सोडियम को ट्रांसपोर्ट के साथ इसका अवशोषण करते हैं, उसी प्रकार होगा। अब बात करते हैं किसका? प्रोटीन का। जो है प्रोटीन मतलब अमीनो अम्ल। किसका? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल ही होती है इसकी छोटा रूप। तो अमीनो अम्ल का किस तरह से होगा? जो अमीनो अम्ल है इसका होगा सक्रिय रूप से। कैसे होगा? जो होगा सक्रिय रूप से। सक्रिय रूप मतलब एनर्जी की आवश्यकता होगी, और एनर्जी की आवश्यकता होगी इसके साथ ही सोडियम को ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। को ट्रांसपोर्ट के साथ ये खून में मिलेगा, रक्त में मिलेगा। अब देखना साथियों, जो आगे अपन बात करते हैं वो करते हैं वसा की, जिसको कहते हैं लिपिड। और वसा में होता है क्या? ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड क्या होता है? ग्लिसरॉल। इसका किस तरह से अवशोषण होगा? ये साला ऐसे जाएगा नहीं, ये कहेगा मैं ऐसे सीधा खून तेरे साथ मिल नहीं सकता, तू मेरे को ये जो है ये आप किसी का आप मेरे को खींच नहीं सकते, तो इसको कुछ अलग रूप देना पड़ेगा, और इसको कुछ अलग रूप से इसका अवशोषण करना पड़ेगा। किस तरह से करना पड़ेगा? आपने साबुन की क्रियाविधि पढ़ी होगी। इसमें मिसेल्स का निर्माण होता है, इसीलिए इस पे जो बाइल है, जो बाइल जूस है, कौन सा? जो बाइल जूस है इस पे अटैक करेगा, और इस ग्लिसरॉल जो है वसा पे बाइल जूस है वो अटैक करेगा, तो इसको मिसेल्स में तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? मिसेल्स में। इसको किस में तोड़ेगा? मिसेल्स में तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? मिसेल्स में तोड़ेगा। और इसको मिसेल्स में जब टूट जाएगा तो इस पे क्या होगा? एक प्रोटीन का आवरण लगेगा। किसका आवरण लगेगा? इस पे एक प्रोटीन का आवरण लगेगा, और इस प्रोटीन के आवरण लगेगा ऊपर, और प्रोटीन का आवरण लगने से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैसा? ये हो जाएगा अध्रुवीय, और इसको कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। क्या कहते हैं? ये काइलोमाइक्रॉन्स।
जब इस मिसाइल्स के ऊपर, वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं के ऊपर जब इस प्रोटीन का आवरण लग जाता है तो इसको काइलोमाइक्रॉन्स कहा जाता है, और काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में वसा का अवशोषण होता है, और वसा का अवशोषण काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में होगा। तो ये लसिका के अंदर इसका अवशोषण होगा, और लसिका में भी छोटी आंत के जेजिनम में वहाँ पर लैक्टियल लसिका होती है, सबसे बड़ी लसिका, और लैक्टियल लसिका उसमें होगा। ठीक है, तो इसका काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में इसका लसिका में अवशोषण होगा। किस में होगा? लसिका में अवशोषण होगा, और लसिका में अवशोषण होगा। कौन सी लसिका? वो होगी लैक्टियल। कौन सी? लैक्टियल। और जो लैक्टियल है वो सबसे बड़ी लसिका होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका होगा क्या? इसका अवशोषण होगा। अब जो बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं जो नाइट्रोजन क्षारक की। किसकी बात करते हैं? अब नाइट्रोजन क्षारक की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक की बात करते हैं तो ये तो न्यूक्लिक अम्ल था। नाइट्रोजन क्षारक किस तरह से अवशोषण होगा? जो नाइट्रोजन क्षारक है इसका है वो सक्रिय रूप से अवशोषण होगा। ये बेचारा बैठा रहेगा और कहेगा कि मेरे को ऊर्जा दे दो, मेरे को ऊर्जा दे दो। तो ये जो नाइट्रोजन क्षारक है, ये नाइट्रोजन क्षारक का अवशोषण किस तरह से होगा? इसका सक्रिय रूप से होगा। किस तरह से होगा? इसका सक्रिय अवशोषण होगा। ठीक है साथियों, इसका सक्रिय अवशोषण होगा। इसको एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसके साथ अपन बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अपन हरी सब्जियां, पालक, इन सभी का अपन सेवन करते हैं, और आप हमारी जो रक्त में है वो Fe2+ में जो आयरन पाया जाता है उसका किस तरह से अवशोषण होता है? जो पालक है वह हरी सब्जियां हैं, कोई भी वो हरी सब्जियां हैं। इन हरी सब्जियों के अंदर क्या होता है? इनके अंदर Fe जो है +3 अवस्था में क्या पाया जाता है? जो है फेरस पाया जाता है। इसका अवशोषण ये हमारा जो है ब्लड कर नहीं सकता, तो इसका अवशोषण करने के लिए इसका अपचयन करना पड़ेगा। इसका अपचयन किस प्रकार से होगा? आपने देखा होगा कि जठर रस से जो ऑक्सीडेंटिव कोशिका है वहाँ से जो HCl निकलता था, और HCl क्या करेगा बेचारा? इस पे HCl कहेगा कि प्यार से इसको HCl कहेगा कि तू मेरे से एक ले ले, ये S क्या ले ले? H ले ले, और तू अपचयन कर दे और Fe2+ में कर दे। और ये Fe2+ में जब इसका अपचयन हो जाएगा तो इसका आराम से क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे इनका अवशोषण होता है। अब अवशोषण की क्रियाएं अपने देख ली है। प्यारे बच्चों, मेरे को लगता है, प्यारे साथियों, मेरे को लगता है, ठीक है ना, क्योंकि आप मेरे दोस्त के समान हो, इसलिए सभी को मैंने अच्छी तरीके से मेरी पूरी कोशिश की समझाने की। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो छोटी आंत के अंदर था वो अपने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। इसके बाद बात करते हैं आगे की पाठ्यक्रम की। आगे अपन बात करते हैं तो जो अपने छोटी आंत का लास्ट पार्ट है जिनका नाम है इलियम। कौन सा है? इलियम। इस इलियम की बात करते हैं तो इलियम सबसे कुंडलित और सबसे लंबा पार्ट छोटी आंत का यही होता है, कुंडलित और लंबा पार्ट। कुंडलित और लंबा पार्ट, कुंडलित और लंबा। छोटी आंत का पार्ट यही होता है, लंबा और कुंडलित। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ पित्त लवण, इनका क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? इसका पित्त लवण का अवशोषण होता है। पित्त लवण का जो बाइल साल्ट है इनका अवशोषण होता है यहाँ पर। और अब बात करते हैं, आगे चलते हैं तो आगे चलते हैं बड़ी आंत के अंदर। किसके अंदर चलते हैं? बड़ी आंत के अंदर। आप देखना बड़ी आंत। अब जो बड़ी आंत में जब इलियम से भोजन आगे जाएगा तो बड़ी आंत में प्रवेश करेगा, और बड़ी आंत का पहला पार्ट होता है जिसका नाम होता है शेकम। कौन सा होता है? शेकम। फिर होता है कोलन, फिर होता है रेक्टम। ठीक है ना। अब बात करते हैं तो बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो मैं आपको बड़ी आंत का थोड़ा सा एक विस्तृत माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। देखना, ये है छोटी आंत। ये कौन सी है? छोटी आंत। और जब छोटी आंत यहां पर आती है तो ये है बड़ी आंत।
ये बढ़िया। अब देख लेना जो है, अब ये किस तरह से कार्य करते हैं अपन देख लेना। अब यहाँ पर क्या होता है जो है बड़ी आंत के, ये तो पहला पार्ट है जिसका नाम है शेकम, ठीक है, जिसको कहते हैं अद्धनाल। क्या कहते हैं? अद्धनाल कहते हैं। और उसके बाद ये है कौन सा पार्ट? ये पूरा का पूरा है वर्धांत्र का। किसका पार्ट है? वर्धांत्र का। और वर्धांत्र जिसको कोलन कहते हैं, क्या कहते हैं? कोलन कहते हैं। और इस कोलन का पार्ट है। कोलन के पार्ट में देखना, ये जो पार्ट है ऊपर चढ़ रहा, ऊपर चढ़ रहा मतलब कैसा है? असेंडिंग है, डिसेंडिंग है? ये ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब असेंडिंग है, मतलब आरोही है। कैसा है? तो असेंडिंग, ये कोलन हो गया आरोही। कौन सा है? आरोही वर्धांत्र है। और ये कैसा है? ये एक अनुप्रस्थ है। कैसा है? ये एक अनुप्रस्थ है। ये अनुप्रस्थ वर्धांत्र है। ये अनुप्रस्थ वर्धांत्र है। और ये जो है ये वापस नीचे डाउन हो रहा है, गिर रहा है, तो इसको डिसेंडिंग कहते हैं, मतलब अवरोही। कैसा है? अवरोही वर्धांत्र है। और इसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा एक सिग्मॉइड की तरह लिख रहा है, ये सिग्माकार। ये कैसा है? यहाँ पर एक सिग्माकार होता है, सिग्मॉइड घूमता हुआ ये, तो ये है सिग्माकार वर्धांत्र। सिग्माकार वर्धांत्र इस प्रकार से ये वर्धांत्र होता है। और सबसे लंबा पार्ट भी यही होता है, जो बड़ी आंत का वही वर्धांत्री कोलन भाग ही लंबा होता है। इसके बाद बात करते हैं तो ये होता है रेक्टम, जिसको कहते हैं मलाशय। और इस मलाशय के बाद ये होता है गुदा। ये क्या होता है? गुदा। अब देखना, यहाँ पर कुछ पेशियां पाई जाती है। यहाँ पर एक पेशी पाई जाती है जिसका नाम होता है, ये एक पेशी है, अनुदैर्ध्य पेशी है, जिसका नाम होता है टीनिया कोलाई। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है टीनिया। इसका नाम क्या होता है? टीनिया कोलाई। ठीक है, तो इसका नाम टीनिया कोलाई होता है। ये एक अनुदैर्ध्य, कैसी होती है? अनुदैर्ध्य पेशियां होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य पेशियां होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य क्या होती है? पेशियां होती है, जिनका नाम टीनिया कोलाई होता है। और टीनिया कोलाई में क्या संकुचन की होती है प्रक्रिया, जिसके द्वारा ये होस्ट्रा का निर्माण हो जाता है। ये क्या है? इसका नाम क्या है? होस्ट्रा। क्या है? होस्ट्रा। ये होस्ट्रा बन जाता है। क्या बन जाता है? ये होस्ट्रा बन जाते हैं, ऐसे कुंडलित बन जाते हैं होस्ट्रा। ठीक है ना। अब देखना, ये प्रक्रिया होती है। अब ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मतलब कर्मी रूपी परिशिशिका है। ये एक अतिवर्धी है। किसका? इस सीकम पार्ट की अतिवर्धी है। और अतिवर्धी से ये क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको कहा जाता है। ठीक है ना। ये मानव के अंदर अब ये अवशेषी है, ये इसका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, ये क्या होता था पहले, जब सेल्यूलोज का अवशोषण किया जाता था, तो सेल्यूलोज को पचाने के काम ये आता था। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है और इसको पचाने के काम ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स करती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है मानव के अंदर, कभी कभी इसमें भोजन के कण चले जाते हैं, तो इसमें कुछ जीवाणु भी पाए जाते हैं। और जब भोजन के कण चले जाते हैं इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर, तो इसमें हलचल पैदा हो जाती है और इसको कभी आर्टिफिशियल रूप से उसको आउट भी करना पड़ता है। इसलिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन आपने नाम सुना होगा। ये इस प्रकार से अपेंडिक्स है। और इसके बाद भोजन चल जाता है किसमें? इस कोलन भाग में चला जाता है। और कोलन भाग में क्या होता है? कुछ विटामिन का संश्लेषण होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हमारे लिए सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। और वो सहजीवी जीवाणु क्या करते हैं? यहाँ पर विटामिन का निर्माण करते हैं। विटामिन के और विटामिन ई इनका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वो जीवाणु बेसारे इस विष्ट को खा जाते हैं। विष्टा होता है ना, जो मल होता है, इसको खाने का काम करते हैं, अपने लिए विटामिन का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारे ये सहजीवी, हम उनको विष्ट देते हैं और हमारे को ये विटामिन देते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? यहाँ पर ये श्लेष्मा का स्त्रावण भी करते हैं, ताकि क्या हो जाए? इस विष्ट है इसका आराम से निष्कासन भी हो जाए। इस प्रकार से ये क्रिया होती है। आपने नाम सुना होगा
कि जो इस प्रकार से जो ये काम होता है, ये विटामिन के और विटामिन ई का जो निर्माण होता है, ये जो जीवाणु करते हैं वो सहजीवी कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जैसे भोजन आगे क्रमांकुचन गति करता हुआ चला जाता है, इसके बाद क्या होता है, इस मलाशय में मल स्टोर हो जाता है और मल है वो मल त्यागने की इच्छा है, वो जो मल को त्यागा जाता है उसको साइंस वर्ड में डिफेक्शन कहा जाता है। ठीक है, और जो मल त्याग की इच्छा है, जो मल त्याग की इच्छा है, वो इच्छा है ना, वो है जो है अनैच्छिक क्रिया है, उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। इच्छा ऐसे ही जागती है जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन त्याग की क्रिया ऐसी है, अपन त्यागना चाहिए तो त्याग सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर रोक भी सकते हैं। ठीक है ना, वो क्या है, वो है ऐच्छिक क्रिया। अब ध्यान रखना, जो मल के अंदर है ना, वो मल के अंदर क्या है, जो गंध आती है ना, जो मल के अंदर गंध आती है, वो गंध क्यों आती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो एंडोल क्या पाए जाते हैं, वहाँ पर एंडोल और ट्रिप्टोफैन क्या पाए जाते हैं, ट्रिप्टोफैन, एंडोल और ट्रिप्टोफैन पाए जाते हैं, एंडोल प्लस ट्रिप्टोफैन। एंडोल प्लस ट्रिप्टोफैन पाए जाने की वजह से यहाँ पर इनमें गंध आती है, अपने को ये दुर्गंध महसूस होती है मल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर एंडोल और ट्रिप्टोफैन पाया जाता है मल के अंदर। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमारे जो पाचन तंत्र की क्रिया है वो संपूर्ण होती है। और आपको भी पता है कि अपन पाचन तंत्र को पूर्ण रूप से अपन ने पढ़ा और अच्छी तरीके से पढ़ा। मैंने समझाने की कोशिश की और आपने समझने की कोशिश की, इसलिए अपने दोनों के बीच रिश्ते बने रहे। इसलिए आपको सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद। और अब आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।